Good morning class. Today is 11th chapter, फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड. देखिए लिविंग वर्ल्ड के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं. लिविंग, टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक, बायोनॉमियल, नॉमेनक्लेचर एंड टैक्सोनॉमियल एड्स. ओके, मैंने फास्ट लिखा है ताकि मैं आपका प्रिपेयर करा सकूँ जल्दी हूँ. ठीक है, देखिए आपको पहले पढ़ना है लिविंग. लिविंग आप जानते हैं जो चीज़ लिविंग है उनमें जान होती है. जो लिविंग है उनमें जान होती है क्लास. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन इज अराइजेस फ्रॉम दैट व्हाट इज़ लिविंग सब्सटेंसेस. लिविंग सब्सटेंसेस कौन से होते हैं. आपने पहले क्लास में पढ़ा होगा सेल्स के बारे में. न्यूक्लियस से सेल्स बने हैं, सेल से टिश्यूज़, टिश्यूज से ऑर्गेन्स, ऑर्गन सिस्टम से आपकी पूरी बॉडी बनी है ना. ये पढ़ा ही होगा आपने. न्यूक्लियस से आपके सेल बने हैं, सेल से ऑर्गन बने हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम. मतलब सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है. कौन सी है? सेल. तो यानी कि जो सेल से बना होगा वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग सब्सटेंस होगी. तो मतलब एनीथिंग मेड बाय सेल्स विच इज़ कॉल्ड लिविंग सब्सटेंस. जो भी सेल से बनी होगी वो लिविंग, जो भी सेल से बनी होगी चीज़ें वो कैसी होंगी? लिविंग सब्सटेंस कहलाती हैं. अब बात आती है व्हाट इज सेल. सेल क्या है आप जानती हैं. ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड सेल. अब न्यूक्लियस है तो उसमें प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म भी होंगे. ठीक है, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म होंगे. अगर साइटोप्लाज्म को हम हटा दें और तो उसमें प्रोटोप्लाज्म रहता है. प्रोटोप्लाज्म के इन साइड में बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं. जो रिएक्शंस होती हैं कैटाबॉलिक रिएक्शंस और एनाबॉलिक रिएक्शंस. कैटाबॉलिक रिएक्शंस में मतलब क्या होता है? ग्लूकोज का टूटना, ब्रेक डाउन होना. एनाबॉलिक रिएक्शन में क्या होता है? ग्लूकोज बनता है. मतलब ग्लूकोज टूट भी रहा है और ग्लूकोज बन भी रहा है. ग्लूकोज का फॉर्मूला ये C6H12O6. यहाँ मैंने ब्रेक और फॉर्म लिख रखा है ताकि आपको समझ में आ जाए. यहाँ ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे बन रहा है. ठीक है, तो आप जान गए कि क्या हो रहा है. ठीक है, कैटाबॉलिक रिएक्शन भी हो रही है, एनाबॉलिक रिएक्शन हो रही है. तो देखिए कैटाबॉलिक रिएक्शन और एनाबॉलिक रिएक्शन होने के लिए इनको एनर्जी चाहिएगी. तो एनर्जी इन्हें कहाँ से मिलेगी? मेटाबॉलिक रिएक्शन से. मेटाबॉलिक रिएक्शन से. हाउ टू गेन दिस एनर्जी? दिस एनर्जी गेन फ्रॉम मेटाबॉलिक रिएक्शन. ठीक है, देन आपका देखिए अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो रिप्रोडक्शन भी करेगा. मतलब नए जीवों की उत्पत्ति भी करेगा, नए जीवों को प्रोड्यूस करने की एबिलिटी भी रखेगा. तो रिप्रोडक्शन इसलिए होगा ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे ऑफ स्प्रिंग की. रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म एबिलिटी रखता है, क्षमता रखता है दूसरे ऑर्गेनिज्म को उत्पन्न करने की. ठीक है, रिस्पॉन्स भी देगा. रिस्पॉन्स मतलब उसके अंदर जैसे कुछ इम्पल्सेस होंगे. जैसे आप ठंडा गर्म छूते हो तो आपको रिस्पॉन्स मिलता है, ये ठंडा है गर्म है, तो वो कॉन्शियसनेस होगा. ठीक है, बाहर के एनवायरनमेंट के बाहर के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आपको रिस्पॉन्स देगा. एडेप्टेशन होगा इवोल्यूशन के लिए. एडेप्टेशन किस लिए होगा? इवोल्यूशन के लिए होगा. एडेप्टेशन मतलब आपने इवोल्यूशन में पढ़ा होगा 10th क्लास में. इवोल्यूशन में आपने डार्विन लॉ, लैमार्क लॉ पढ़ा होगा. अडेप्ट कर पाते हैं जो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को वो सर्वाइव कर पाते हैं, तो एडेप्टेशन होगा. क्योंकि बहुत सारे वेदर्स कंडीशंस ऐसी होती है जो अडेप्ट मतलब करते हैं ह्यूमन बीइंग भी और लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी. डेथ भी होगी. डेथ मॉर्टल है, निश्चित है. ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो लास्ट स्टेज होती है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो डेथ होती है. डेथ मॉर्टल है, निश्चित है, इसलिए इसे मॉर्टल भी कहते हैं. मॉर्टल मैंने लिखा है. इट इज़ कन्फर्म्ड स्टेज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. बट सम एक्सेप्शन केस होते हैं, लेकिन कुछ केसेस में डेथ इमॉर्टल होती है, मतलब अनिश्चित होती है. जैसे कि अमीबा में. अमीबा 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है. तो ये तो डेथ तो नहीं हुई ना, इसकी नेचुरल डेथ तो हुई नहीं. ये तो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया. इसलिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो फ्यूजन कर रहे हैं उनमें वो इमॉर्टल होंगे. कैसे होंगे? इमॉर्टल. यहाँ मैंने मेंशन किया है इमॉर्टल. वो इमॉर्टल होंगे क्योंकि उनमें नेचुरल डेथ पॉसिबल नहीं है. और इनमें नेचुरल डेथ पॉसिबल जिनमें होती है उनको मॉर्टल कहते हैं. ठीक है, द नेक्स्ट वन इज देखिए आपके एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट में, जो आप इंटर में पढ़ोगे. उन्होंने बताया अर्थ में 7 मिलियन ऑफ स्पीसीज़ हैं. अभी आपने पढ़ा लिविंग पढ़ लिया आपने. अब टैक्सोनॉमी की बात हो रही है. टैक्सोनॉमी में पढ़ने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा. अभी इंटर का नहीं पढ़ा रही हूँ लेकिन मैं बता रही हूँ. रॉबर्ट में साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया 7 मिलियन ऑफ स्पीसीज़ हैं. कहाँ पे? हमारे अर्थ में. ठीक है, अर्थ में 7 मिलियन ऑफ स्पीसीज़ जिनको पढ़ना आपके लिए इतना ज़्यादा याद करना पॉसिबल नहीं, तो उसके बेसिस पे उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था. क्लासिफिकेशन को समझने के लिए टैक्सोनॉमी पहले पढ़नी पड़ती है. टैक्सोनॉमी है क्या? टैक्सोनॉमी में आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन आते हैं. आइडेंटिफिकेशन मतलब पहले उस जानवर को पहचानना, ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करना. ठीक है, कि उसमें क्या सिमिलर है, क्या डिसिमिलर है, और फिर उसको नाम देना नॉमेनक्लेचर कहलाता है. फिर उस ऑर्गेनिज्म को उसके रिलेशन के बेसिस पे, मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे उसको क्लासीफाई करना, इसी को कहते हैं क्लासिफिकेशन. तो टैक्सोनॉमी में आप 3 चीज़ें आएंगी: आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन. आइडेंटिफाई करना, फिर नेम देना, फिर क्लासीफाई करना, ये होता है टैक्सोनॉमी में. सिस्टमैटिक इज़ द नेक्स्ट टॉपिक.
which I mentioned there. सिस्टमेटिक क्या है, सिस्टमेटिक का टर्म दिया था आपको कार्लोस लिनियस ने, नाम दिया था। ये आपको, इनको फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी भी कहते हैं। इन्होंने सिस्टमेटा नेचर बुक लिखी थी, जिसको इन्होंने 2 बेसिस पे समझाया था, एक टेक्सोनॉमी के बेसिस पे, एक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे समझाया था। वो मैं आपका आगे कवर करूँगी, पहले आप इतना समझ में आया। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे बताइए।